हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 44 पार्ट है। यदि अभी तक आप हमारे 43 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से 44 सभी पार्ट देख सकते हैं। 43 से लेके 44 या 1 से लेके 44 तक जितने भी पार्ट हैं सभी आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्ले लिस्ट हमारी है यूपी आर्मिनल, इसरो, DMRC, LMRC, NMRC एंड DRDO के नाम से प्ले लिस्ट है। ठीक है, उसी में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज का वीडियो भी उसी प्ले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से ITI कर रहे हैं या ITI कर चुके हैं, आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्ट किए हैं वो पिछले 5 ईयर के, ठीक है, पिछले 5 ईयर या पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं रखा हूँ। वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो ट्रांसफार्मर से। ठीक है, आज जितने क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के हैं, जो क्वेश्चन छूटे थे या किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन रहा होगा तो उस सारे क्वेश्चन का सलूशन आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज ट्रांसफार्मर की लास्ट वीडियो है। हम आशा करते हैं कि अभी तक हमने जितनी वीडियो दी हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए भी लाभदायक होगी। ठीक है, तो इसी क्रम दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो दोस्तों मेरे लिए तो ITI स्टूडेंट के लिए है। यदि इसमें कोई डिप्लोमा भी आ रहा जाए JEE के लिए तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन पे। Which of the following connection of a 3-phase transformer are best suited for 3-phase 4-wire services? ठीक है, 4-wire सर्वाइस मतलब 3-फेज या त्रिकला ट्रांसफार्मर के निम्न संयोजनों में से कौन सा त्रिकला से 4 तार सेवा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ये आपको संयोजन बताना है कि 3 से हम 4 वायर के लिए कौन सा संयोजन जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है डेल्टा से डेल्टा संयोजन, ऑप्शन नंबर बी में है स्टार टू स्टार संयोजन, ऑप्शन नंबर सी में है डेल्टा टू स्टार संयोजन, या ऑप्शन नंबर डी में है स्टार टू डेल्टा संयोजन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं पहले कि जो हमारा डेल्टा होता है, ठीक है, ये जो हमारा डेल्टा होता है, इस डेल्टा में कितने वायर निकले होते हैं। एक वायर यहाँ से निकला होता है, एक वायर यहाँ से निकला होता है, एक वायर यहाँ से निकला होता है। हम बोल सकते हैं RA, RB और RB। ये 3 फेज वायर निकले होते हैं डेल्टा सर्किट में, ओनली 3 वायर। लेकिन जो हमारी स्टार सर्किट होती है, स्टार नेटवर्क होता है, उसमें आप देखिए कितने वायर होते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक वायर तो यहाँ से होता है, एक वायर यहाँ से होता है, एक वायर यहाँ से होता है, एक वायर हमारा यहाँ से होता है जो कि होता है क्या, न्यूट्रल। ठीक है, RA, RB, RC इंटू न्यूट्रल। तो आप देखिए 4 वायर किस में मिल रहा है, 4 वायर हमको मिल रहा है स्टार नेटवर्क में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 कला ट्रांसफार्मर के निम्न संयोजनों में से कौन सा 3 कला 4 तार सेवा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। मतलब 3 से 4 वायर के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। मतलब 3 फेज पे इनपुट रहेगी और 4 फेज पे मतलब आउटपुट रहेगी, तो 4 तार पे। तो हमारा डेल्टा पे अगर 3 फेज पे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेंगे हम स्टार से, तो डेल्टा स्टार संयोजन सबसे बेस्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों। देखिए मेरा मेन मकसद क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन तो आप बुक में दिए हुए हैं, आप रट लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रटने से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन को अगर आप समझ लोगे
तो आने वाले समय में या एग्ज़ाम टाइम में आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को समझाने का, लेकिन हर कोई ऐसा तो है नहीं पूरा सर्वज्ञ है या हम सब जानते ही हैं, तो जितना जानते हैं उतना हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या रूपांतरित करता है, फ्रीक्वेंसी मान ली, वोल्टेज मान ली, करंट मान ली, वोल्टेज एंड करंट। क्या करता है हमारा ट्रांसफार्मर, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का काम हमारा क्या होता है, एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ओनली वोल्टेज को, ठीक है, रूपांतरित करता है। अगर स्टेप डाउन है, अगर उसे स्टेप अप की तरह यूज करना है तो वोल्टेज को हम बढ़ाएगा, अगर स्टेप अप है उसे स्टेप डाउन की तरह यूज करना है तो वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा, लो करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एट लाइट लोड इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लो, इट इज बिकॉज एक हल्के भार पर एक ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। हल्के लोड पर मतलब कम लोड पर भी एक ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है, इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर लॉस इज स्मॉल, कॉपर लॉस बहुत कम है, या कॉपर लॉस इज हाई, कॉपर लॉस बहुत अधिक है, या सेकेंडरी आउटपुट इज लो, द्वितीयक आउटपुट या निर्गत वोल्टेज कम है, या फिक्स्ड लॉस इज वेरी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब जो हमारी फिक्स लॉस है या निर्गत लॉस की अपेक्षा हमारी जो स्थिर हानि है वो अधिक है, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, जो हमारी फिक्स लॉस है, ठीक है, फिक्स लॉस इज हाई विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। देखो हमारी जो इफ़िशियंसी होती है, इफ़िशियंसी फार्मूला मैंने कल बताया था आपको, इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपान इनपुट, ये होती है हमारी इफ़िशियंसी। और इसे हम एक प्रकार से और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इफ़िशियंसी इक्वल टू इनपुट माइनस लॉस, इनपुट माइनस लॉस अपान इनपुट, ठीक है। तो इनपुट हमारी क्या है, ये हमारी फिक्स है, ठीक है। अगर हमने फिक्स इनपुट दे रहा हूँ, अगर उसमें लॉस हो रही है तो ही हमारी क्या है, ठीक है। तो इससे हमारी इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, इफ़िशियंसी हमारी क्या होगी, कम होगी। जितना लॉस अधिक होगा उतनी इफ़िशियंसी कम होगी। तो ये यही कह रहा है क्वेश्चन नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर जो कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यही कह रहा है कि फिक्स लॉस इज हाई, मतलब जो हमारी स्थिर लॉस है वो हाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, आउटपुट की अपेक्षा जो हमारी, ठीक है, हानि हो रही है वो अधिक हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन, मतलब एक सामान्य ट्रांसफार्मर की, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम है तब क्या होगा, मतलब उसकी इफिशियंसी अधिकतम किस कंडीशन में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ इट रन्स एट हाफ ऑफ फुल स्पीड, या पूर्ण चाल से आधे पर चलता है, या इट रन्स एट फुल लोड, या पूर्ण भार पर चलता है, या ताम्र हानियाँ लौ हानियाँ के बराबर है, या थोड़े से अति भार पर चलता है। तो हमने बताया अभी भी इफ़िशियंसी का फार्मूला वही है, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन का बार बार पूछने का मतलब इफ़िशियंसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी इक्वल टू मैंने बताया भी आपको आउटपुट अपान इनपुट, या हम दूसरा फार्मूला लिख दें तो इनपुट माइनस लॉस अपान इनपुट, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। तो ये कह रहा है कि इफ़िशियंसी किस केस में अधिक हो सकती है, यदि हमारी इफ़िशियंसी अगर लॉस एकदम कम, लॉस बिल्कुल हो ही ना, तब तो इफ़िशियंसी हमारी 100% रहेगी, वो आइडियल केस में होता है। लेकिन यहाँ आइडियल तो है नहीं है, एक ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि हमारी जो लॉस है, जो हमारी दो प्रकार की लॉस होती है, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, ये दोनों यदि हमारी इक्वल हो जाएं
तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू आयरन लॉसेस, ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर हो जाएंगी, तो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी या अधिक होगी। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ओपन करंट टेस्ट इज दी ओपन करंट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर गिव्स, किसी ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण देता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आयरन लॉसेस, या ऑप्शन नंबर बी है कॉपर लॉसेस, या ऑप्शन नंबर सी है फ्रिक्शन लॉसेस, या ऑप्शन नंबर डी है टोटल लॉसेस। दोस्तों, जो हम ओपन करंट टेस्ट करते हैं ये ट्रांसफार्मर में हम आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आयरन लॉस हमारी होती क्या है? आयरन लॉस हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, आयरन लॉस हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी क्या? पहली होती है हमारी ईडी करंट लॉसेस, और दूसरी होती है हमारी हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है, ये दो प्रकार की लॉस पाई जाती हैं। तो ईडी करंट लॉसेस जो होती है हमारी, उसे अगर हम कम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछता है ईडी करंट लॉसेस को अगर हम कम करना चाहें तो कैसे होगा? यदि हम उसे पटलित आयरन को हम पटलित करें या लेमिनेट करें तो ईडी करंट लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी हिस्टेरिसिस लॉस होती है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए यदि हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कोर होता है ट्रांसफार्मर का, कोर को हम हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो आयरन लॉस होती है ये होती है हमारी फिक्स लॉस, स्थिर लॉस, कांस्टेंट लॉस। पूछता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा कांस्टेंट लॉस है, या स्थिर लॉस है, या फिक्स लॉस है, तो आपको बताना रहेगा आयरन लॉसेस। इसके अलावा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वेरिएबल लॉस है या परिवर्तित लॉस है। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा कॉपर लॉसेस। जो हमारी कॉपर लॉस होती है वो वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए इंस्टीड ऑफ किलोवाट बिकॉज, ठीक है, ट्रांसफार्मर केवीए की अपेक्षा किलोवाट में संनिर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर कि हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों देते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं देते हैं, उसका आपको रीज़न बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लोड पावर फैक्टर इज ऑफ्टन नॉट नोन, मतलब भार शक्ति गुणांक की प्रायः जानकारी नहीं होती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि लोड फैक्टर की या लोड पावर फैक्टर की हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड ऑन द वोल्ट एम्पियर। ठीक है, कुल ट्रांसफार्मर हानि वोल्ट एम्पियर पर निर्भर करती है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको केवीए में व्यक्त करते हैं। जो हमारा टोटल लॉस होता है वो वोल्ट एम्पियर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम पावर निकालेंगे तो P इक्वल टू वी आई, तो यहीं से हमारी पावर लॉस निकल जाती है P इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो हमारी जो लॉस होती है, पावर लॉस होती है, टोटल पावर लॉस हमारी इसी पर निर्भर करती है, वोल्ट एम्पियर पर। इसीलिए इसकी रेटिंग क्या देते हैं हम? केवीए देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए ट्रांसफार्मर हैज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज, एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन ऋणात्मक है जब इसका भार शक्ति गुणांक है। ठीक है, ये आपको बताना है, जीरो होगा या लीडिंग होगा या यूनिटी होगा या लैगिंग होगा। ठीक है, इसका वोल्टेज नियमन ऋणात्मक होगा उस केस में जब इसका शक्ति भार या लोड पावर फैक्टर होगा लीडिंग केस में होगा। ठीक है, जब वो लीडिंग करेगा तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज नियमन होगा
क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, दी हीट रन टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर विदाउट इट्स लोडिंग इज परफॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ। किसी ट्रांसफार्मर का ताप प्रचार परीक्षण बिना इसको भारित करते हुए संपन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब बिना लोड के भी, ठीक है, इसे संपन्न किया जाता है। कौन सी विधि होती है आपको बताना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है, या ओपन सर्किट टेस्ट होता है, या हाफ टाइम शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड हाफ टाइम ओपन सर्किट टेस्ट, या सैम्पलर टेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये सैम्पलर टेस्ट होता है। सैम्पलर टेस्ट में क्या होता है कि सैम्पलर टेस्ट में हम फुल लोड पर जो है, ठीक है, फुल लोड पर काफ़ी देर तक के लिए चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस फुल लोड पर भी जो हमारा व्यय होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और सैम्पलर टेस्ट जो होता है हमारा, सैम्पलर टेस्ट का प्रयोग हम लगभग इसकी दक्षता या इसके रेगुलेशन या लोड या इसकी टेम्परेचर की वृद्धि, यही सब पता लगाने के लिए हम सैम्पलर टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, जो ये ट्रांसफार्मर की परीक्षण की विधि हैं, 4-5 प्रकार की होती हैं, ये सभी विधियां आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर मैंने देखा शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी आपसे पूछा, ओपन सर्किट टेस्ट भी पूछा आपसे, ओपन करंट टेस्ट भी पूछा आपसे, सैम्पलर टेस्ट भी पूछ लिया। मतलब सारे जितने भी उसकी परीक्षण की विधियां हैं ट्रांसफार्मर की, अगर आपके पास बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रीशियन की बुक है, तो उसमें ट्रांसफार्मर के चैप्टर में जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको उसकी परीक्षण की विधियाँ मिल जाएगा। आप उन विधियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, परीक्षण की विधियाँ और लॉसेस, उसकी रेटिंग क्या होती है, उस पर एक आध दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। यही ट्रांसफार्मर का पूरा, ठीक है, पूरा एनालिसिस है। इसके बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज। एक आदर्श परिमित नहीं बदलता है वोल्टेज को, पावर को या करंट को। तो हम जानते हैं वोल्टेज, पावर, ठीक है, वोल्टेज को चेंज करता है, लेकिन आइडियल केस में क्या होता है कि पावर को जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक आइडियल पैरामिड की हम बात करते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं, तो उसमें पावर को जो है वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर करंट ट्रांसफार्मर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर। स्टार डेल्टा संयोजित त्रिकला ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के संयोजन धारा ट्रांसफार्मरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको बताना है। यदि हम स्टार डेल्टा संयोजित हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसकी सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार के करंट संयोजन ट्रांसफार्मर, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर संयोजन के लिए हम प्रयोग करते हैं। डेल्टा डेल्टा या स्टार डेल्टा या स्टार स्टार या डेल्टा स्टार। तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं डेल्टा स्टार। स्टार डेल्टा संयोजन के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे तो डेल्टा स्टार। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो विद्युत उपकेंद्र होते हैं वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को वहाँ पे अवक्रम, जो वोल्टेज का अवक्रम होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम यही सब स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग करते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग विद्युत उपकेंद्रों पर ही होता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरा इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन कोर लॉसेस एट फुल लोड ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एक पैरामिड की पूर्ण भार पर क्रोड हानियों को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। फुल लोड पर कोर लॉसेस को पता करने के लिए हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। देखो, मैंने बता रहा हूँ दोस्तों कि ये विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन विधियों पे ही ट्रांसफार्मर से बार बार क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम थ्योरी तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत जो है प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वीडियो में आपको टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। कभी आपको मैं मॉर्निंग में देता हूँ, कभी आपको मैं इवनिंग में देता हूँ, कभी आपको मैं दोपहर में दे देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमको टाइम मिलता है वैसे हम वीडियो देने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, हम टाइम निकालेंगे उसे थ्योरी की क्लास के लिए।
अगर टाइम निकल जाएगा तो हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन अगर मैं आपको अभी थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप अगर बुक रखे हैं तो उस बुक में आप आज के डेट में ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो है, परीक्षण विधियां जो हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको यूपी आरवीनल या आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, डीएमआरसी, एलएमआरसी या नोएडा मेट्रो, डीआरडीओ या आप इसरो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसकी विधि से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन विधियों को, ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 विधियाँ हैं, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप उन्हें आप देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा कि पैरामीटर की फुल लोड पर जो हम कोर हानियों को ज्ञात करते हैं तो उसको कोर हानियों को ज्ञात करने के लिए कौन परीक्षा करेंगे। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था तो वही क्वेश्चन को इसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। इस बार इसमें क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। वहाँ पे पूछा था कि ओपन सर्किट टेस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे पूछा है कोर हानियों को ज्ञात करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है बस। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट होगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। धारा पैरामीटर का भार निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग करंट या वोल्टेज एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर या पैरामीटर की VA रेटिंग। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग LVDT इसे बोलते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सीलरेशन में, वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में या टेम्परेचर में। तो LVDT का जो बेसिकली हम प्रयोग करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए या विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप देख लीजिए दिल्ली मेट्रो 2017 में पूछा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इस क्वेश्चन को आप कहीं बुक में नोट कर लें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसी क्रम में चलते हैं। ए रिले इजे, एक रिले क्या होती है, एक डिजिटल स्विच होती है, एक मैकेनिकल स्विच होती है, एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच होती है या आयन इलेक्ट्रॉनिक स्विच होती है। तो जो हमारी रिले होती है दोस्तों, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे बुखोल रिले होती है हमारी, जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए नोएडा मेट्रो में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिले का हम प्रयोग कहाँ करते हैं या रिले का यूज क्या होती है, इसके बारे में आप देखिए। तो रिले का हम कहाँ प्रयोग करते हैं या एक रिले कैसे कार्य करती है, किस प्रकार की रिले है। तो हमारी जो रिले होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर ऑफ वैक्यूम इज। हवा या वैक्यूम की जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है उसका मान क्या होगा। जैसे होता है ना म्यू इक्वल टू म्यू इंटू म्यू आर। तो इसमें पूछ रहा है भाई एयर के या वैक्यूम की सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है। तो इसका मान वैक्यूम या एयर के केस में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रटे रहना दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन से पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, इसी दी नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन इक्वल टू -ND5/dt इज ड्यू टू। अभिव्यक्ति इक्वल टू -ND5/dt में ऋणात्मक संकेत निम्न कारण से हैं। किसके कारण से होता है दोस्तों, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से या थॉम्स रूल से या फैराडे लॉ से या लेंज लॉ से। तो हम जानते हैं किसका रूल होता है, ये लेंज लॉ का रूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो लेंज लॉ ने जो रूल दिया था दोस्तों, वो क्या कहा था उन्होंने। ठीक है, ये आपको हम बताते हैं। तो लेंज का कहना था दोस्तों, जो हमारा ऋण चिन्ह है, जो हमारी निगेटिव साइन है, ये क्या प्रदर्शित करती है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, ये जिससे उत्पन्न होता है वो उसी साइन का विरोध करता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उस धारा या उस दिशा का विरोध करता है जिसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव अपने उत्पादकों के कारण विरोध स्वयं को करता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड बिहेव्स एज ए, बिना किसी लोड वाला व्यवहारिक ट्रांसफार्मर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, या लॉसी इंडक्टर के रूप में क्षयकारी प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या ओपन सर्किट मुक्त परिपथ के रूप में कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर डी है शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ के रूप में कार्य करता है। तो बिना किसी लोड वाला जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है और लॉसी इंडक्टर होता है, ठीक है, क्षयकारी प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देख विच लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वेरीज सिग्निफिकेंटली विथ लोड, ठीक है, ट्रांसफार्मर में कौन सा ह्रास है जो लोड के साथ काफ़ी परिवर्तित होता है? हमने आपको बताया था दोस्तों, लॉसें हमारी दो प्रकार की होती हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, जो कि हमारी आयरन लॉस होती है, स्थिर लॉस होती है, और कॉपर लॉस ही है जो कि वेरिएबल होती है। तो लोड के साथ हमारी क्या होती है? कॉपर लॉस हमारी वेरिएबल होती है, परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपर लॉस ही होती है जो कि परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1000 प्राथमिक फेरों वाला एक ट्रांसफार्मर है, मतलब इसमें N1 का मान दिया हुआ है 1000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसे 250 वोल्ट AC आपूर्ति से संबद्ध किया गया है, हमें V1 का मान दिया हुआ है 250 वोल्ट। 400 वोल्ट की द्वितीयक वोल्टता स्थापित करने के लिए द्वितीयक फेरों की संख्या बताइए। 400 वोल्ट मतलब V2 इक्वल टू दिया हुआ है 400 वोल्ट, हमें N2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हम लगाते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1। तो V2 हमारा 400 है, V1 हमारा 250 है, N1 का मान हमको दिया हुआ है 1000 इंटू 1000 अगर हम कर दें तो अगर इसे डिवाइड करते हैं तो N2 की वैल्यू हमारी आ जाती है। तो 0 से तो 0 चला गया, 25 के 25, 25 चौको 100, ये हो गया 40, 40 गुणे 40 हो गया 1600। तो हमारी जो सेकेंडरी का मान आएगा N2 इक्वल टू आ जाएगा 1600, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है दोस्तों। इसी तरह एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देता है, वो 100% आपको देगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मेशन रेशियो का फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपको एक ना एक सवाल 100% एग्जामिनर पूछता है। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। इस पे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ट्रांसफार्मर की लॉसेस के बारे में जानकारी रखनी है, उसकी रेटिंग के बारे में जानकारी रखनी है, ट्रांसफार्मर परीक्षण की विधि के बारे में जानकारी रखनी है। जब इतनी सारी जानकारियाँ आपको रहेंगी ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थोड़ा सा याद रखना एक चीज़ और, ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, बनावट होती है, जो उसकी संरचना होती है, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब संरचना में कोर किसकी बनी होती है, अगर बाइंडिंग है तो कौन सी बाइंडिंग की गई है, किस चीज़ की गई है, ठीक है। लेमिनेट करने से क्या होता है, यही सब ट्रांसफार्मर में पूछता है। तो उसके कोर के बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी कोर इन ए लार्ज पावर ट्रांसफार्मर इज यूनिट ऑफ, बड़े ऊर्जा ट्रांसफार्मर में कोर एक इकाई है। कोर किसकी बनी होती है? मिल्ड स्टील की, फेराइट की, कास्ट आयरन की, या सिलिकॉन स्टील की। तो हमने बताया था जो बड़े प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं सब में हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो हिस्टैरिसीस लॉस होती है वो कम हो जाती है। हिस्टैरिसीस लॉसेस से आयरन लॉस कम होती है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव द रेटिंग, वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, क्या होती है आपको बताना है। 50 kVA या 100 kVA, 150 kVA या 200 kVA। तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जैसे वितरण ट्रांसफार्मर, उसकी जो रेटिंग होती है वो 200 kVA होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं। ट्रांसफार्मर रेटिंग को समानता दर्शाया जाता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग को हम किस में दर्शाते हैं आपको बताना है। kVA में, किलोवाट में, किलोवाट आवर में, या kVAr में। तो हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर हमारी रेटिंग होती है क्या होती है, किलो वोल्ट एम्पियर या kVA में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग, ट्रांसफार्मर के किस भाग में विशेष रूप से अधिकतम ताप होता है, ये आपको बताना है। फ्रेम में, कोर में, ऑयल में या वाइंडिंग में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस में होता है, वाइंडिंग में होता है, इसीलिए वाइंडिंग को हम ऑयल में डुबो के रखते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो ऑयल में डूबी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसकी हीटिंग सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटो ट्रांसफार्मर है स्वपैरामीटर में होता है, वन बाइंडिंग होती है, मल्टीपल बाइंडिंग होती है, टू बाइंडिंग होती है, डज नॉट है पेनी बाइंडिंग। दोस्तों कुछ रिवाइज हो गया है। ठीक है, क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में वन बाइंडिंग होता है। ठीक है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जान जाएँ। जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वन बाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में होता क्या है ये आपको हम बता देते हैं। ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी टैपिंग होती है। इस टैपिंग का काम क्या होता है, वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए। ठीक है, अगर इसको हमें स्टेप अप प्रयोग करना है, स्टेप डाउन प्रयोग करना है, टैपिंग को चेंज करके हम स्टेप अप या स्टेप डाउन की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बाकी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, किसके सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये आज हमारा ट्रांसफार्मर का ये लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से भी 3-4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर कराने के बाद फिर हम आपको कम्युनिकेशन के क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम जनरेटर, मोटर, ठीक है, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन जनरेटर से और मोटर से भी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। ठीक है, तो हम आपको जनरेटर, मोटर भी करा देंगे। इसके अलावा दोस्तों की काफ़ी लोगों की मांग है सर कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा दें। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड की है, मतलब उसमें से हमने आधा पेपर तो सॉल्व करा दिया है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन अभी बाकी हैं हम प्रयास करेंगे उसे बहुत जल्दी लेकर आने का। ठीक है, हो सकता है बीच में वीडियो एक आध दिन ना अपलोड करें, मैं आपको पेपर दे दूँगा। तो प्रयास है कल या परसों में हम आपको पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर जो क्वेश्चन बाकी हैं उन क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का जो हमने कल आंसर पूछा था इसका, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया है। ठीक है, अखिल जी हो गए, समीर सैनी जी हो गए, हबीब खान जी हो गए, ठीक है, विपिन कुमार, ठीक है, हेमंत वर्मा जी हो गए। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमने पूछा था कि ट्रांसफार्मर तेल में होना चाहिए। जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल में बताया था कि इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन का जवाब देते रहें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक सामान्य ट्रांसफार्मर डॉट डॉट पर कार्य करता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस पे कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है या डीसी धारा पर कार्य करता है या प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों पर कार्य करता है या स्पंदित दिष्ट धारा या इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी करंट इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी आप ट्रांसफार्मर के बारे में जितना कुछ जानते हैं उसे लिखने का प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, समीर सैनी जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, जो कुछ जानते हैं क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं। तो ऐसे आप सभी लिखने का प्रयास करें। जो एक बार आप लिख दोगे ना वो कभी आपका भूलेगा नहीं। तो आप ऐसे लिखने का प्रयास किया करें। हम आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।